हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हो जाइए तैयार। नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है, नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। जी हाँ, दिगंत भाग 2 बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं। जी हाँ, तो भाई आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा, यानी कि शिक्षा पर आधारित है, जिसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। तो जो पाठ पढ़ रहे हो, लेखक को भी याद रखना कि भाई इसके लेखक कौन है। क्लियर हो गया। अब आगे चलें। चलो भाई आगे चलते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है लेखक का जीवन परिचय। क्या आता है? लेखक का जीवन परिचय आता है। भाई जितना पाठ जरूरी है उतना ही होता है लेखक का जीवन परिचय जरूरी, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक आती है जीवनी। क्या आती है भाई? आती है जीवनी। और इस जीवनी के अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा लेखक के जीवन परिचय के बारे में, और ये तभी आप बता पाओगे जब आपने इनके जीवन परिचय को पढ़ा होगा, लेखक के जीवन के बारे में पता होगा। अब जीवन परिचय में आता है क्या है भाई? इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, शिक्षा दीक्षा, माता का नाम, पिता का नाम, कृतियाएं, रचनाएं, साहित्य में स्थान, ये सब किस में आता है? ये सब जीवन परिचय के अंदर आता है। क्लियर हो गया। तो पाठ जितना जरूरी उतना ही जरूरी लेखक का जीवन परिचय होता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद करेंगे पाठ का सारांश। आखिर सारांश के माध्यम से, यानी कि पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर इस पाठ में लेखक ने किस चीज़ पर बल दिया है, जोर दिया है, और इस पाठ के माध्यम से आखिर लेखक कहना क्या चाहता है। क्लियर हो गया। फिर करेंगे प्रश्न उत्तर। ये वो सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर होंगे जो आपके परीक्षा के अंदर आ सकते हैं, और पाठ के आधार पर, यानी कि जो पाठ पढ़ोगे तो किस किस सेगमेंट में कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर बन के आपसे पूछा जाएगा, तो हम आज करेंगे इनका पूरा का पूरा वृत्तांत। तो इस तरीके से हम आज ये टॉपिक कवर करेंगे, पूरे अध्याय की समाप्ति करेंगे। इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, कृपया करके पेन और कॉपी के साथ बैठो, ताकि आपको खुद के नोट्स बनाने का मौका मिले। क्या बनाने का मौका मिले? नोट्स। भाई जो चीज़ आप सुनते हो, पढ़ते हो, अब उसको अगर आपने कॉपी पर निकाल लिया तो वो नोट्स हो गए। कहते नहीं हमें अपने नोट्स दिखा देना। अब नोट्स का मतलब क्या होता है, नोट्स की महत्वता कितनी होती है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एग्ज़ाम टाइम पे जब हम लोग पूरी पूरी बुक अब सोचते हैं कि जो साल भर में ना पढ़ा, एक ही बार में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो भाई साहब एक साल की चीज़ वो एक दिन में तो याद हो नहीं सकती। लेकिन ये छोटे छोटे चीज़ जो है, छोटे छोटे नोट्स जो है, ये आपके बड़े काम आते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, और जब आप कॉपी पर लिख लेते हो वो हमेशा के लिए हो जाते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसको देख सकते हो, वरना दिमाग तो अभी याद है, कल भूल जाएगा। क्लियर है। जो बच्चे कहते हैं जी हमको याद नहीं होता, लिख कर याद करो, देखो कैसे याद नहीं होता। ज़रूर याद होगा, 100% याद होगा, और ऐसा याद हो गया कभी आप जीवन में भूलोगे नहीं। लिखने से लिखावट अच्छी होती है, और लिखने से क्या बनती है? स्पीड बनती है। स्पीड के अभाव में अक्सर 1 या 2 क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आते हैं। आते हैं नहीं आते हैं? यस, जरूर आते हैं। लोगों को लगता है कि बच्चों को कि भैया हमको सब आता है, सब आता है तो भैया एक क्वेश्चन क्यों छूट के आ गया। आते हुए अगर आप छोड़ के आ रहे हो, इसका मतलब समस्या क्या है? समस्या आपकी स्पीड का ना होना। क्लियर। अब जब बड़ी क्लास में जाओगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो भाई साहब बड़ा लिखना पड़ता है उसके अंदर। तो आज अभी अगर आपने इस समस्या पर काम नहीं किया तो आगे जाके आपको बड़ी कठिनाई होगी, बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो आज अभी ये आदत डालो और इसको हमेशा के लिए इससे निजात पाओ। क्लियर है। दूसरा काम करना है, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको, है ना, आपकी तरह जो बहुत सारे बच्चे हैं उनको भी मौका मिले कि भैया बोर्ड की एग्ज़ाम है, परीक्षा है, तो भाई उनको कुछ तो बेनिफिट हो। तो आपको भी बेनिफिट हो रहा है, आप भी लोगों को इसको शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी इस क्लास का बेनिफिट हो। कर दें शुरुआत। चलो जी कर देते हैं शुरुआत जीवन परिचय से। तो भाई 20वीं सदी के महान भारतीय जीवन दृष्टा, दार्शनिक, शिक्षा मनीषी एवं संत जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895। इसको याद रख लो। जन्म कब हुआ था इनका?
12 मई 1895 के दिन हुआ था। कहाँ हुआ था? चित्तूर। ये चित्तूर कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है? आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर? कौन से स्थान पर हुआ था? मदनपल्ली स्थान पर, चित्तूर में, आंध्र प्रदेश, 12 मई 1895। यहां से 2-3 क्वेश्चन निकल के आ गए। क्लियर है? इनका पूरा नाम क्या था? जिदू कृष्ण मूर्ति। जो बोलते नहीं है जे कृष्ण मूर्ति, जिदू कृष्ण मूर्ति, जे से जिदू, ठीक है। तो जे कृष्ण मूर्ति इनको शॉर्ट में बोला जाता है। इनकी माता का नाम था संजीवम्मा। क्या? संजीवम्मा। और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था नारायण जिदू। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से साउथ में नाम होते हैं। संजीवम्मा पिता का नाम, माता का नाम, और पिता का नाम नारायण जिदू। 10 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया। जब ये 10 साल के थे तब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। इनकी माँ इनको छोड़ के चली गई थी दुनिया से। अब इस कारण इन्हें बचपन में मिलने वाले प्यार से वंचित रहना पड़ा। कहते नहीं है ऊपर वाले ने इस संसार में माँ बनाई है। माँ कहते नहीं कि दुनिया में अगर आपको कोई निस्वार्थ, निष्कपट, कोई इसमें कोई मिलावट नहीं हो जिसमें कि, अगर ऐसा प्यार अगर कोई करता है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ करती है। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको मातृ सुख मिलता है ना। ममता की छाँव में माँ खुद गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। माँ के पेट में अन्न नहीं जाएगा चलेगा, लेकिन वो अपने बच्चे का पेट जरूर भरती है। ऐसी होती है माँ, है ना। लोग कहते नहीं है कि हम अपनी इससे बहुत प्यार करते हैं, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। क्लियर हो गया? माँ, जब आप बड़े भी हो जाते हो ना, बुजुर्ग भी हो जाते हो, तब भी माँ के लिए आप बच्चे ही रहते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। क्लियर है? तो प्यार वो चीज़ है। तो बचपन में भाई इनकी माँ चली गई थी, तो इस माँ के प्यार से वंचित रहना पड़ा इनको, लेकिन इन्हें बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव हो गए थे। क्लियर है? एक बेहतरीन इनको कहते नहीं कि समझ थी, और शुरुआत से ही, बचपन से ही इनको कुछ ऐसे मानसिक अनुभव हो गए थे जो आगे चलकर इनके प्रकांड पांडित्य में जिसने बढ़ोतरी करी। अपनी शिक्षा दीक्षा के उपरांत इन्होंने कुछ लेखन कार्य भी किया। जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो शुरुआत से ही लेखन कार्य इन्होंने चालू कर दिया था, यानी कि लिखने की आदत इन्होंने डाली थी। अभी मैं जिस चीज़ पर जोर दे रहा था ना कि भाई लिखो 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 लिखो, बहुत सारे लोग पढ़ने की आदत तो होती है, ठीक है, और आप लिख नहीं सकते, तो लिखना भी एक कला है, इसको भी एक आर्ट बोलते हैं। अगर आप लिखोगे ना तो धीरे 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 आपका मानसिक विकास होगा, बुद्धि आपकी, है ना, ओपन माइंडेड सोच आएंगे, निशब्द आएंगे, सोच आपकी कहाँ तक जाएगी, कल्पनाओं की सोच में जब आप जाओगे, उनको आप लेखन के माध्यम से जब आप किसी कॉपी में, डायरी में उतारोगे, और धीरे 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 जब आप इस चीज़ को कंटिन्यू करोगे तो आप भी एक दिन अच्छे कवि और एक राइटर के तौर पे जाने जाओगे। ये लेखन कार्य इन्होंने चालू कर दिया था, लेकिन ये मूलतः वक्ता थे। क्लियर है? भाषण बहुत अच्छा दिया करते थे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? भाई वक्ता यानी कि बोलते बहुत बढ़िया थे, और कहते नहीं कि जिस तरीके से लिखना एक कला है उसी तरीके से बोलना एक कला है, ये भी एक आर्ट होती है। इन्होंने व्याख्यान भी किए हैं और इनके विषय शिक्षा, दर्शन और आध्यात्म से संबंधित है। इन्होंने जो लिखा है ना वो विशेष तौर पे शिक्षा पर जोर देने के लिए, यानी कि इनके जो फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करते थे, जो विषय हुआ करता था, वो शिक्षा हुआ करता था, दर्शन शास्त्र, और साथ ही साथ आध्यात्म। आध्यात्म के बारे में इन्होंने काफ़ी विस्तार से लिखा है। किस तरीके से, कहते नहीं कि संसार के अंदर आप अगर आए हो तो भाई आध्यात्मिक ज्ञान आपका होना बहुत ज़रूरी है ना। किताबी ज्ञान अलग चीज़ है, किताबी ज्ञान अपना काम करती है, लेकिन आध्यात्म का ज्ञान आपको उस ब्रह्म से कनेक्ट करवा देता है, उस शक्ति से, स्पिरिचुअल शक्ति होती है, पावर होती है, उससे कनेक्ट करवा देता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है इनकी नज़र में। ये परंपरित शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे। जिस तरीके की शिक्षा प्रणाली थी
उससे थोड़ा सा अपने आप को कहते थे कि भाई ये जो है ना ये ठीक नहीं है इनकी नज़र में। इनकी नज़र में ये परंपरागत शिक्षा प्रणाली से ये असंतुष्ट थे और इसीलिए उस प्रणाली में फेरबदल चाहते थे। ये चाहते थे शिक्षा की जो प्रणाली है, बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका है ना, पढ़ाने का जो पैटर्न है उसको चेंज किया जाए। क्लियर है? किशोरावस्था में इनका संपर्क CW लीडबेटर एवं एनी बेसेंट से हो गया था, जिन्होंने इनका संरक्षण भी किया था और बाद में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े और लीडर बेटर तो इनमें विश्व शिक्षक का रूप देखा करते थे। क्लियर? लीडर बेटर इनके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा का धनी इनको मानते थे और ये विश्व शिक्षक यानी कि पूरी दुनिया को पढ़ा सकते हैं, ऐसी विलक्षण प्रतिभा इनके अंदर देखा करते थे। और उन्होंने बोल भी दिया था। सन 1938 में ये एडवर्ड हक्सले के संपर्क में आए और इन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की। उसके बाद इन्होंने देशाटन किया, भ्रमण किया, देश विदेश की यात्राएं की। ये मूलतः सार्वभौम तत्ववेत्ता और परम स्वाधीन आत्मविद थे, अथवा इन्होंने प्राचीन स्वाधीनता ऋषियों की परंपरा की एक आधुनिक कड़ी भी है ना, जिसको माना जा सकता है। मनुष्य को सच्ची शिक्षा प्रदान करने वाले इस महापुरुष का निधन 17 फरवरी 1986 के दिन ओजई कैलिफोर्निया में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1986। क्लियर है? चलो भाई, अब करते हैं इनकी रचनाओं की बात। रचनाओं, जे कृष्णमूर्ति की प्रमुख रचनाएं किस प्रकार हैं? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, यह प्रमुख रचनाओं में से है इनकी। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रेवोल्यूशन और कृष्णमूर्तिज नोटबुक आदि। इसके अतिरिक्त इनके व्याख्यानों के कई संग्रह विभिन्न भाषाओं में भी प्रकाशित हुए हैं, यानी कि अनुवाद के जरिए अनेक भाषाओं में, अनेक साहित्यों की भाषाओं में इनको अनुवादित रूप में इनको पढ़ाया जाने लगा है। क्लियर? साहित्यिक विशेषताओं की बात करी जाए तो जे कृष्णमूर्ति कोई साहित्यकार नहीं थे। पहली चीज, कौन थे वे? वे तो एक दार्शनिक, शिक्षा मनीषी और संत के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त की थी इन्होंने। क्लियर है? वे कंटिन्यू नहीं लिखते थे, है ना, प्राय लिखते नहीं थे, अपितु संभाषण किया करते थे। इनके संभाषणों को ही प्रकाशित किया गया था, यानी कि कंटिन्यू नहीं लिखते थे, बट ये बोलते बहुत अच्छा थे। तो जो भाषण दिया करते थे वही इनके भाषण प्रकाशित हो जाया करते थे। क्लियर है? और जिनसे हमें ये ज्ञात होता है कि वे भारत के प्राचीन स्वाधीन चेतना ऋषियों को परंपरा की एक आधुनिक कड़ी थे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये एक छोटा सा संक्षिप्त इनका जीवन परिचय है। एग्जाम में आएगा तो हम बड़े ही आसान भाषा में, बहुत मेन चीज़ क्या है इसमें से, इनका जन्म का नाम याद रखो, जन्म का वर्ष याद रखो, मृत्यु का वर्ष याद रखो, माता का नाम, पिता का नाम और इनकी प्रमुख रचनाएं। क्लियर है? वक्ता बहुत अच्छे थे। चलो आगे बढ़े। अब करते हैं शिक्षा पाठ का सारांश। ये जो पाठ है जे कृष्णमूर्ति द्वारा शिक्षा के प्रति जो उद्देश्य है इसको समझाने के लिए लिखा गया है, बताया गया है इसके अंदर कि भाई शिक्षा एक मनुष्य के जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो जे कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा एक का उद्देश्य भी यही है, मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और प्रज्ञा निर्भर बनाना। जब आप शिक्षित हो जाते हो, तो आपको एक जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है ना, एक फ्रीडम आपको आ जाती है, साथ ही साथ आपके अंदर डर निकल जाता है। क्लियर है? क्योंकि आपको पता होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका ज्ञान हो जाता है आपको, आपकी बुद्धि डेवलप हो जाती है, बुद्धि का विकास होता है। कहते नहीं है एक अशिक्षित व्यक्ति जो होता है वो कहते नहीं कि भाई पशु के समान होता है। तो शिक्षा आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है इसी बात से अब पता चलता है। तभी भाई उसमें सच्चा सहयोग, सद्भाव, प्रेम और करुणा, सच्चा दायित्व बोध कराती है। एक शिक्षित व्यक्ति के अंदर ये गुण जो हैं वो व्याप्त हो जाते हैं। उसको पता होता है किस तरीके से लोगों का सहयोग करना है ना। प्रेम और करुणा का ये जो दायित्व बोध है ये करवाती है शिक्षा। जब आपको शिक्षा का ज्ञान हो जाता है तब आपको अच्छे और बुरे का भी ज्ञान हो जाता है। क्लियर है? गलत और सही का भी ज्ञान हो जाता है। क्लियर? और हमको क्या करती है, एक
अच्छा इंसान बनाने की ओर अग्रसर करती है। चलो भाई, वो हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से उबारती है। हमें बंधकर काम करने की कोई जरूरत नहीं। हम फ्रीडम हैं, स्वतंत्र हैं। हमारी सोच जहां तक जा सकती है हम वो कार्य कर सकते हैं। अब शिक्षा से क्या होता है? शिक्षा से ब्रेन डेवलप होता है। क्लियर? दूसरे देश में क्या चल रहा है, दूसरी संस्कृति से हम क्या सीख सकते हैं, दूसरी सभ्यताओं से हम क्या सीख सकते हैं। अरे जब हम पढ़ेंगे तभी तो हम सीखेंगे। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े भाई। शिक्षा का ध्येय पेशेवर दक्षता, आजीविका और महज कुछ कर्म कौशल ही नहीं है, उसका ध्येय हमारा संपूर्ण उन्नयन है। भाई शिक्षा का मतलब क्या होता है? भाई शिक्षा का मतलब क्या होता है कि भाई शिक्षा लेने के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री ले गई, डिग्री लेने के बाद फिर क्या आपका उद्देश्य केवल नौकरी पाना ही होता है? अगर आपका उद्देश्य केवल नौकरी ही पाना है तो फिर आप शिक्षित व्यक्ति नहीं हो। क्लियर है भाई? ठीक है, मानते हैं कि शिक्षा लेने के बाद एक अच्छी नौकरी आप पा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब पेशेवर दक्षता, जीवन आजीविका चलाने के लिए जो आप कार्य करते हो, क्लियर है, वही नहीं होता है। इसका मतलब होता है मनुष्य का संपूर्ण विकास। संपूर्ण विकास, मनुष्य का संपूर्ण विकास शिक्षा से ही आता है। कृष्णमूर्ति अपने शिक्षा विषयक प्रयोग धर्मी चिंतन में आज की सभी प्रचलित प्रणालियों का भीतर बाहर से पर्यालोचन किया करते थे। जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली थी उसको ये सही नहीं मानते थे और उसको ये मानते थे कि भाई इसके अंदर थोड़ा सा सुधार होना चाहिए, इसके अंदर चेंजेस आने चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े। कृष्णमूर्ति प्राय लिखते नहीं थे, वे बोलते संभाषण करते थे, यानी कि वो बोलते थे, जो भाषण दिया करते थे ना, क्योंकि वक्ता बहुत बढ़िया थे। प्रश्नकर्ताओं को ये उत्तर दिया करते थे, जो भी इनसे प्रश्न पूछा करता था, जो भी इनसे क्वेश्चन किया करता था, ये उसका जवाब दिया करते थे। क्लियर? ये शैली भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अत्यंत प्राचीन है। शिक्षा नामक संभाषण के जरिए उनके विचारों एवं शिक्षा से लाभ की प्रेरणा मिलती है। ये क्या है? शिक्षा नामक ये जो संभाषण है, इसके जरिए उनके विचार क्या है, शिक्षा के प्रति उनके अपने क्या विचार हैं, क्या क्या इसके अंदर बदलाव लाने चाहिए, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस लाने चाहिए, और शिक्षा से एक व्यक्ति क्या लाभ प्राप्त कर सकता है। शिक्षा से व्यक्ति का किस तरीके का विकास होता है, क्या मानसिक विकास होता है, क्या शारीरिक विकास होता है। क्लियर? तो इस तरीके से शिक्षा का बहुत ही बढ़िया महत्व इन्होंने बताया है कि शिक्षा एक जीवन में कितनी ज़रूरी होती है। शिक्षा से एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकता है। ये कृष्णमूर्ति मानते हैं कि भाई शिक्षा मनुष्य का उन्नयन करती है, वो जीवन के सत्य जीवन जीने की तरीके में मदद करती है। क्लियर है? जब आप शिक्षित हो जाते हो, जब आप पढ़ लिख जाते हो, तब आप समाज में अपने आप को कहते नहीं कि एक समाज में एक इस पढ़े लिखे व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है। जब आप जाते हो कहीं, आपको आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, लोग आपकी इज्जत करते हैं। कौन? अरे सर वकील साहब आए, डॉक्टर साहब आए। क्लियर है? तो वो आपकी इज्जत नहीं है, वो आपकी प्रोफेशन की इज्जत है कि आपने शिक्षा लेने के बाद एक डिग्री पाई और आप क्या कर रहे हो? लोगों का भला कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, चाहे वो वकालत करके कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टरी के पेशे में हो, चाहे आप टीचर बन के कर रहे हो। क्लियर हो गया? तो जीवन जीने का तरीका सिखाती है, अच्छे और बुरे का भेद बताती है, सही क्या है गलत क्या है। क्लियर हो गया? है ना? जीवन जीने का तरीका जो है वो आपको पता चलता है। और इस संदर्भ को देते हुए बताते हैं, क्या कहते हैं कि वो शिक्षक हों या विद्यार्थी, उन्हें ये पूछना आवश्यक नहीं कि वे क्यों शिक्षित हो रहे हैं। अगर कोई टीचर है, अगर कोई स्टूडेंट है, क्लियर है, तो भाई ये तो कतई ना पूछे कि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि शिक्षा का अपने आप में एक महत्व है। क्लियर हो गया? तो शिक्षा हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि भाई जीवन विलक्षण है। ये पक्षी से फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, ये सब हमारा जीवन है। ये सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं। ये भूभाग पर, पृथ्वी पर जितनी भी प्राकृतिक संसाधन हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, आसमान, तारे, सितारे, ये सब का हम
अच्छे तरीके से शिक्षित होने के बाद इसका अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? आजकल क्यों शोध हो रहे हैं, क्यों रिसर्च चल रही हैं, तमाम देश तमाम तरह की रिसर्च करते रहते हैं, है ना। ये जब आप शिक्षित हो तभी तो कर रहे हैं। जितने सारे वैज्ञानिक होते हैं ये अलग अलग शोध पे लगे रहते हैं और सालों से लगे हुए, और जब कोई आविष्कार सफल हो जाता है तो उसका मानव क्या करता है, प्रयोग करता है अपने उन्नति के लिए। क्लियर हो गया? चलो, जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है, और जीवन ध्यान है, जीवन धर्म भी है, जीवन गुण भी है, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं हैं। ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं, चिंताएं, ये सबके अंदर व्याप्त होती हैं, है ना। एक व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो सकता है, एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या, जलन, द्वेष ये आ सकती है। क्लियर? एक व्यक्ति सफल है तो वो क्यों सफल है, एक व्यक्ति असफल है तो वो क्यों सफल है, ये सब इंसान के अंदर चलता रहता है। क्लियर है? इंसान के अंदर डर, वासनाएं, भय, सब चीज व्याप्त होती है। क्लियर है? और शिक्षा इन सब का अनावरण करती है, और जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो इन सब चीजों से आगे निकल जाता है, इन सब चीजों से आगे निकल जाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन उससे जल रहा है, कौन उससे उसके हित की बात कर रहा है ना। कौन डर, सफलता, असफलता, चिंताएं, इन सब से आगे की तरफ निकल जाता है एक शिक्षित व्यक्ति शिक्षा लेने के बाद। शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। जीवन का मूल मंत्र आखिर है क्या, जीवन का सार क्या है, शिक्षा से हमें पता चलता है। ये हमारी सहायता करती है, न किस हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए, है ना। और इसका ये मतलब नहीं है कि केवल शिक्षा लेने के बाद एक अच्छी नौकरी या कोई अच्छा व्यवसाय करें, केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इससे कहीं ऊपर बढ़कर, कदम बढ़ाकर आप इसका जो है इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हो, अपने विकास के लिए कर सकते हो। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि हमें बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहना चाहिए कि जहां भय का वास ना हो, नहीं तो व्यक्ति जीवन भर कुटित हो जाता है। आपने देखा होगा कि भाई एक नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु होता है तो उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या, उसको किसी से डर नहीं होता, डर नहीं होता उसको। क्लियर है? वो चाहे तो छिपकली को भी पकड़ने की कोशिश करता है। क्लियर हो गया? पकड़ने की कोशिश करता है, नहीं करता है? वो कबूतर को पकड़ने की कोशिश करता है। वो कुछ ऐसे जब तक उसको ये बताया ना जाए, और जब उसको बता देता नहीं नहीं इसको मत पकड़ना, ये हुआ है, हुआ है, तो उसके मन में धीरे धीरे क्या है, अच्छा इसको हु बोलते हैं। फिर उसके अंदर धीरे धीरे डर व्याप्त हो जाता है, और ये डर एंड तक, जब तक मनुष्य इस संसार में रहता है तब तक वो डर उसके हृदय में व्याप्त होता है। मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो ना? हाँ, तो हमेशा एक बच्चे को ऐसे वातावरण में डालो जहां पर डर और भय नाम की कोई चीज ना हो। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ये जीवन भर कुटित हो जाता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं दबकर रह जाती हैं। अगर आप किसी को दबाओगे, अगर आप कहोगे नहीं नहीं बेटा ये नहीं करना, बेटा बेटा नहीं नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो अंदर से, अगर उसके अंदर वो कैपेसिटी भी होगी तो वो जीवन में वो काम कर नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप उसको मोटिवेट करोगे, अगर आप उसको इंकरेज करोगे कि नहीं यू कैन डू इट, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तेरे अंदर वो चाह है, हिम्मत है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलो, तो इस तरीके से आपके आगे पीछे का जो वातावरण है वो इस तरीके का होना चाहिए, मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। क्लियर है? और आसपास जो लोग हैं वो आपको डिमोटिवेट करने वाले नहीं होने चाहिए, बल्कि आपको प्रोत्साहित करने वाले होने चाहिए। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो भाई, इससे होता क्या है, इससे जो आपके अंदर की जो शक्ति होती है ना वो बाहर निकल के आती है, वरना क्या है वो दब के रह जाती है। तो हमारा सर्कल जो है ना अच्छा होना चाहिए। मेधा शक्ति दब जाती है। मेधा शक्ति के बारे में कहते हैं कि मेधा वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में आप
स्वतंत्रता से सोचते हैं ताकि आप सत्य की वास्तविकता को अपने लिए खोज कर सकें। क्लियर है? तो मेधा वो शक्ति है जो भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में आप स्वतंत्र रूप से इसको सोचते हैं और वो कर जाते हो जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं। क्लियर है? तो हमेशा अपने आसपास का जो वातावरण है उस तरीके का रखो जिसमें लोग बेशक कम हों लेकिन वो आपको मोटिवेट करने वाले हों, आगे बढ़ाने हों, आपकी इंटरनल शक्तियों को बाहर निकालने में ऐसे लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्लियर है? पूरा विश्व इस बहस से सहमा हुआ है क्योंकि दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया बन चुकी है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा हुआ है। चाहे पॉलिटिक्स ले लो, चाहे कोई भी आप फील्ड ले लो, हर आदमी दूसरे आदमी को नीचा दिखाने के लिए हर आदमी दूसरे व्यक्ति को गिराने के लिए खड़ा हुआ है और किसी सुरक्षित स्थान पे पहुंचने के लिए, प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। हर व्यक्ति जूझ रहा है, हर व्यक्ति जूझ रहा है। हर व्यक्ति को अच्छा पद चाहिए, हर व्यक्ति को अच्छी प्रतिष्ठा चाहिए, हर व्यक्ति को नाम चाहिए, शोहरत चाहिए और इसके लिए वो कर रहा है जो शायद उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, वो अपने सिद्धांत भूल चुके हैं, वो कर रहे हैं उनको मानव के लिए कम से कम वो हितकारी नहीं है। लेकिन आज हर व्यक्ति जो है एक दूसरे के लिए, है ना, शक्ति और आराम के लिए भैया संघर्ष कर रहा है। तो निर्विकार रूप से शिक्षा का कार्य ये है कि वह इस अतिरिक्त और बाह्य भय का उच्छेदन करे। तो भाई शिक्षित होना अति आवश्यक है, शिक्षा बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? चलो भाई, तो सारांश के माध्यम से हमने पता किया कि भैया ये शिक्षा जो है ना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हर व्यक्ति को, कहते नहीं है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था और भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। क्लियर है? वो चाहते थे, वो जानते थे ये अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम अंग्रेजों का मुकाबला और प्रभावी तरीके से कर पाएंगे। क्लियर है? इसीलिए अंग्रेजों ने कहा था कि फूट डालो और राज करो, ये नीति अपनाई थी। उन्होंने उनको पता था कि इंडियन अगर पढ़ गए, इंडिया वाले अगर पढ़ लिख गए तो भैया अपना हक मांगेंगे और हक मांगेंगे तो भाई हमको इस देश से जाना पड़ेगा। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़े। चलो प्रश्न और उत्तर निकल के आएंगे। तो पहला प्रश्न निकलेगा, शिक्षा का क्या अर्थ है और एवं इसके क्या कार्य हैं, इसको स्पष्ट करना है। इसको हमें स्पष्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे हम लोग? तो पहला है, शिक्षा का क्या अर्थ, जीवन के सत्य से परिचित होना और संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करना है। जैसा कि अभी हमने बताया, शिक्षा से क्या होता है? शिक्षा से एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है ना। जीवन की सत्यता से हम लोग परिचित होते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, सत्य क्या है और झूठ क्या है। क्लियर है? क्योंकि जीवन विलक्षण है। ये पक्षी, फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये मत्स्य, हम सब हमारा जीवन है। यहाँ प्राकृतिक छटाएं, प्राकृतिक सौंदर्य, ये सब हमारे जीवन से, है ना, इसका सीधा सीधा सरोकार है। जीवन दीन है, जीवन अमीर भी, जीवन गूढ़ भी, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं, ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, सफलताएं एवं चिंताएं, ये सब जीवन का पार्ट है ना। क्या और केवल इतना ही नहीं है, अभी तो इसके कहीं ज़्यादा जीवन है। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं और इस प्रकार अधिकाधिक यत्रवत बन जाते हैं। क्लियर? हम सदैव जीवन से भयाकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। शिक्षा इन सबों का निराकरण कराती है। केवल पढ़ाई करना, पढ़ने के बाद, है ना, थोड़ा सा पढ़े, थोड़ी सी कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली, फिर शादी हुआ, बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, हम क्या मोह माया में पड़ गए, तो केवल यहीं तक सीमित नहीं है, यहीं तक हम लोग सीमित नहीं है, है ना। इस भय के कारण मेधा शक्ति कुंठित हो जाती है। शिक्षा इससे दूर करती है। शिक्षा समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपकी सहायता करती है। क्लियर? और एक व्यक्ति को क्या बनाती है?
एक व्यक्ति को सभ्य नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्लियर? चलो, आपको पूर्ण स्वतंत्रता होती है, वो सामाजिक समस्याओं का निराकरण करे, शिक्षा का यही कार्य होता है ना। समाज में जागृति पैदा करना, समाज के अंदर जाकर अच्छी चीजों को अपनाने के प्रति लोगों को प्रेरित करना और समाज में फैली हुई विसंगतियों, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना। जितने भी हमारे समाज सेवी हुए, है ना, लोगों ने बाल प्रथा, है ना, बाल मजदूरी प्रथा पर जोर दिया, उस पर क्या है, उसको हटाने के लिए विशेष जोर दिया। विधवा विवाह के प्रति लोगों ने क्या बोलते हैं, कार्य किया। तो हमारे समाज में सती प्रथा, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं। बहुत ही छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, बाल विवाह, है ना। तो ये बहुत सारी कुरीतियां हैं। जब सच्चा व्यक्ति, जब एक शिक्षित व्यक्ति समाज के अंदर गया, उसने आवाज़ उठाई तो उसका लोगों ने विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना कार्य करता गया, कारवां आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि ये सही हो रहा है, ये सही कह रहा है। धीरे धीरे इन प्रथाओं का जो है चलन हुआ। अब धीरे धीरे हम लोग आधुनिकता के दौर में जा रहे हैं। अब आप आज से 200, 400, 500 साल पहले की जब आप बात करोगे, तब से और अब में कितना फ़र्क आ गया है। आज से अब 500 साल आगे की जब आप बात करोगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते। यानी कि जो कल था वो आज है और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। यानी कि परिवर्तन ही संसार का नियम होता है मेरे भाई। क्लियर है? तो शिक्षा से ही परिवर्तन लाया जा सकता है। क्लियर हो गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है। आखिरी जीवन है क्या, जिंदगी कहते किसको है? तो लेखक के अनुसार जीवन क्या है वो बताया गया है कि सारी सृष्टि ही जीवन है। ऐसा नहीं है कि आप जी रहे हो, सांस ले रहे हो तो केवल, है ना, यही जीवन है। ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड जीवन है। लेखक की नज़र में पूरी सृष्टि जीवन है। जीवन बड़ा अद्भुत है, असीम और अगाध है, अनंत रहस्यों के लिए हुए हैं। ये विशाल साम्राज्य है जहां हम मानव कर्म करते हैं। ये इतना बड़ा साम्राज्य है जहां हम मानव कर्म करते हैं। लेखक जीवन की क्षुद्रताओं से दुखी होता है। वो कहता है कि हम अपने आप को आजीविका के लिए तैयार करते हैं। लेखक इस शिक्षा प्रणाली को बदलना चाहता है, इसमें बदलाव करना चाहता है और लेखक इस चीज़ से क्षुब्ध है कि हम जो पढ़ते लिखने हैं तो हमारा मकसद केवल इतना होता है कि भैया पढ़ने लिखने के बाद हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए। आप किसी से भी पूछोगे उसका मकसद यही होता है कि पढ़ने लिखने के बाद मैं ये डॉक्टर बनूंगा, पढ़ने के बाद मैं इंजीनियर बनूंगा, पढ़ने के बाद मैं टीचर बनूंगा, पढ़ने के बाद मैं वकील बनूंगा। यानी कि पढ़ने लिखने के बाद जो मूल उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य एक अच्छी नौकरी पाना। लेखक इस चीज़ से थोड़ा सा क्षुब्ध है, वो इसे बदलना चाहता है, इस प्रणाली में थोड़ी सी तब्दीली करना चाहता है। क्लियर? तो हमने पढ़ाई लिखाई को केवल आजीविका का साधन बना लिया है तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य खो देते हैं। और जब हमारे मन में ये विचार आ जाते हैं कि हम पढ़ लिख रहे हैं एक अच्छी नौकरी के लिए, तो उसी वक्त क्या करते हैं, तो जीवन का जो मूल लक्ष्य होता है उससे भटक जाते हैं। ये जीवन विलक्षण है, विलक्षण प्रतिभा का। ये पक्षी, फूल, वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, सितारे, सरिताएं, मत्स्य, ये सब हमारा जीवन है। जीवन दीन है, जीवन अमीर भी, जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म है, जीवन गूढ़ है, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं हैं, ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं, चिंताएं। केवल इतना ही नहीं, इनमें से कहीं ज़्यादा पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि एक जीवन है। सदैव जीवन से भयाकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। अतः इस जीवन को समझने में शिक्षा हमारी मदद करती है। इसी जीवन से वास्तविक पहलुओं को छूने में शिक्षा हमारी मदद करती है। शिक्षा हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। शिक्षा इस विशाल विस्तीर्ण जीवन गोल्डन सीरीज पासपोर्ट को, इसके समस्त रहस्यों को, इसके अद्भुत रमणीयताओं को, इसके दुखों और हर्षों को समझने में सहायता करती है।
क्लियर है, शिक्षा से समझ आती है। क्लियर है, तो इन सभी पहलुओं को ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करने से हमारे अंदर मन के जो विचार हैं वो बदलते हैं और हम इन चीज़ों पर अच्छे और बुरे का हमें ज्ञान होता है, बोध होता है। क्लियर, और इस पर सहायता कौन करती है? ये शिक्षा करती है। शिक्षित व्यक्ति ही इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने नज़रिए से देख सकता है। क्लियर है, एक अनपढ़ व्यक्ति किसी चीज़ को देख रहा है और फिर एक शिक्षित व्यक्ति देख रहा है, तो दोनों के नज़रिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से। अगला प्रश्न है, बचपन से ही आपको ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो, क्यों? ये बहुत अच्छी बात करी है। कहते नहीं है, माहौल सब कुछ सिखा देता है। माहौल सबको सिखा देता है। एक बच्चे की परवरिश ऐसे माहौल में होनी चाहिए जहाँ पर फ्रीडम हो, जहाँ रोक टोक ना हो। क्लियर है, और ऐसा व्यक्ति जो है आगे चलकर बहुत बड़ा काम कर जाता है। क्लियर है, तो हमेशा अपना सर्कल जो होता है वो इस तरीके का होना चाहिए जहाँ पर स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो। बचपन से यदि स्वतंत्रता वातावरण में नहीं रहती है तो व्यक्ति में भय का संचार हो जाता है, इंसान के अंदर डर व्याप्त हो जाता है, और जब डर व्याप्त हो जाता है तो जो उसके अंदर पोटेंशियल होती है ना काम करने की, वो छीण हो जाती है। क्लियर, ये भय मन में ग्रंथि बनकर घर कर जाता है और व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को दबा देता है। जो व्यक्ति करना चाहता है वो अंदर ही अंदर उस चीज़ को कभी बाहर एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि डर व्याप्त है। अरे कुछ नहीं बोला तो, अरे उसने बोल दिया तो, अरे मम्मी ने क्या कहेंगी, अरे पापा क्या कहेंगे, अरे ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, पड़ोसी कहेंगे, है ना। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों की मत सुनो, लोगों की मत सुनो, अपने मन की करो, अपने दिल की करो। तो फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। इसमें से अधिकांश व्यक्ति जो बड़े हो जाते हैं त्यों ज़्यादा भयभीत तो हो जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, अबोध बालक की कहानी मैंने अभी बताई थी। एक अबोध बच्चा होता है ना, वो छिपकली को भी पकड़ने की कोशिश करता है। उसको नहीं पता छिपकली क्या है, लेकिन उसको बताया जाता है नहीं ये हुआ है, उसको नहीं छूते। क्लियर, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो छिपकली से डरने लगता है। और आपने कई बार सब लोग, कई को क्या, मैं अपनी बताता हूँ, मैं छिपकली से डरता हूँ, है ना। तो ये डर किसने बताया, ये किसने समझाया? हमारे उन आसपास वाले लोगों ने, है ना। हमारी मम्मी हो सकती हैं, पिता हो सकते हैं, बहन हो सकती है, भाई हो सकते हैं। उन्होंने ही हमें बताया कि भाई छिपकली से डरने के लिए। क्लियर हो गया। इसीलिए हम जीवन से भयभीत होने लगते हैं और नौकरी के छूटने से, परंपराओं से, इन बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी, पत्नी, पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत है, और जहां भय है वहां मेधा नहीं है। क्लियर है, हर व्यक्ति किसी न किसी डर से व्याप्त है। उसके मन में किसी न किसी के प्रति जो है डर है। डर चाहे वो अपने पढ़ाई के लिए हो, डर चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए हो, है ना। पत्नी से डरता है, कोई पत्नी पति से डरती है। क्लियर है, इसी तरह से कोई भाई से डरता है ना। अच्छा, अरे यार ये पड़ोसी क्या कहेगा, मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे, अगल बगल वाले क्या कहेंगे। तो भाई हर किसी के मन में जो है डर है, डर का, भय का माहौल व्याप्त है। और इसीलिए हमें बचपन से ही हमें ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ पे बह ना हो, जहाँ स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो, मन चाहे करने की स्वतंत्रता नहीं, अपितु एक ऐसी स्वतंत्रता जहाँ आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझ सकें। क्लियर है। कोई रोक टोक का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें, अच्छे और गले का हम भेद ना हो, हमें पता ही ना हो। अच्छा भी करें, अब हम गलत करें, अरे सर आप ही तो बोल रहे हो फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम का मतलब कहाँ है? फ्रीडम का मतलब यह वो है जहाँ आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रियाओं को समझ सकें कि आखिर जीवन है क्या, उससे होता है। हमने जीवन को कितना कुरूप बना दिया है। सचमुच जीवन के इस ऐश्वर्य और इसके अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की मान्यता तो तभी महसूस करेंगे जब आप सड़े हुए समाज के खिलाफ विद्रोह करेंगे। आप एक मानव की भांति अपने लिए सत्य की खोज कर सकें। क्लियर, इतिहास गवाह है ना। जब कुछ परिवर्तन लाना है तो इसी समाज से टकराना पड़ता है, इसी समाज से विद्रोह करना पड़ता है। क्लियर है। इसी समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई थी।
अगर हमारे समाज सेवक जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं, अगर इस समाज से विद्रोह ना करते तो सती प्रथा में आज भी औरत को जलती चिता पर जिंदा औरत को जला दिया जाता। क्लियर है? ऐसे बहुत सारी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए इस समाज से क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है। क्लियर है? विद्रोह करना पड़ता है। विद्रोह करना पड़ता है, तभी उसके अंदर चेतना का संचार होता है। चलो आगे, जहाँ वह है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? तो हम जानते हैं कि बचपन से ही हमारे लिए ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो, जिससे ये हमें पता चले कि असली जीवन है क्या। जीवन के सभी पहलुओं को छूने की हमारे को कोई रोक नहीं हो, टोक नहीं हो। क्लियर? ऐसे वातावरण में रहना चाहिए। और हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं तो ज़्यादा भयभीत होते जाते हैं। हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी छूटने का डर होता हो, नौकरी छूट जाएगी। अरे छूट जाएगी तो दूसरी भी तो मिलेगी, है ना। जिंदगी से डरते हैं, ओहो मैं मर गया तो, अरे एक दिन सबको मरना है, काहे का डर भाई। जीवन और मरण ये एक सच्चाई है। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है वो एक ना एक दिन इस दुनिया से जाएगा, तो काहे का डर, काहे का भय भाई। आए हैं तो जाएंगे। क्लियर है? आप सोच के देखो, इसीलिए तो हम डरते रहते हैं और उस डर के साए में हम वो चीज नहीं कर पाते जो हम शायद कर जाएं। क्या पता उससे मानव जाति का कल्याण हो जाए। होता ही नहीं होता है। तो जो हमारे अंदर पोटेंशियल है, जो हमारे अंदर करने की चाहत है, इच्छा है, शक्ति है, वो सब हमारे अंदर ही रह जाती है और हमारे साथ ही चली जाती है। तो हम आए हैं तो भैया ऐसे ही चले गए तो भाई हमारे आने का कोई मतलब नहीं है। इस संसार में आए तो कुछ ऐसा करके जाओ जो इतिहास में अपना नाम अमर कर जाओ, मानवता के लिए अच्छा हो, लोगों के लिए अच्छा हो, आपका नाम हो, आपके परिवार का नाम। क्लियर है? चलो, परंपराओं से, बातों से, अनेक चीज़ों से हम भयभीत रहते हैं। पड़ोसी या पत्नी पति क्या कहेंगे, हम मृत्यु से भयभीत हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत है। और जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं है, जहाँ डर है वहाँ मेधा नहीं है। निसंदेह मेधा शक्ति भय के कारण दब जाती है। मेधा शक्ति वो शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं, ताकि आप अपने लिए सत्य की, वास्तविकता की खोज कर सकें, सत्य की खोज कर सकें। ऐसी है वो मेधा शक्ति। क्लियर? यदि आप भयभीत हैं तो फिर आप कहीं मेधावी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि भय मनुष्य को किसी कार्य को करने से रोकता है। वो महत्वाकांक्षा फिर चाहे आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो, चिंता और भय को जन्म देती है। अतः ये ऐसे मन का निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकती जो सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो, दूसरे शब्दों में मेधावी। तो जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। क्लियर हो? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? विद्रोह का मतलब ये नहीं होता कि भाई जाके किसी से, है ना, जाते जाते किसी को एकदम से सर मार दो, किसी के सीने में लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो। जीवन में विद्रोह का क्या मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति सचमुच जीवन के इस ऐश्वर्य की, इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की धन्यता महसूस कर लेता है, तो जीवन के प्रति तनिक भी कसमसाहट का भाव आ जाता है, तो वह विद्रोह कट बैठता है, विद्रोही हो जाता है। जब उसको पता हो जाता है इस जीवन का सार क्या है, तो वो क्या होता है, समाज में जब भी कुछ गलत होता है तो वो अपनी आवाज उठाता है। क्यों? उसको किसी चीज का डर ही नहीं है। विद्रोही है वो, विद्रोही है वो। आवाज उठाएगा तो भाई चार लोग, है ना, कहेंगे भाई ये गलत है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? समाज से विद्रोह कर बैठता है, संगठित धर्म के विरुद्ध, परंपरा के खिलाफ, इस सड़े हुए समाज के खिलाफ। वो धर्म में भी खामियां निकालने से नहीं चूकता। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा और उसके अगेंस्ट में लोग खड़े हो जाते हैं, अरे अरे हमारे धर्म पे चोट कर रहा है। क्लियर है? लेकिन उसको पता है मैं जो कर रहा हूं मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे जीवन का सार पता है, मुझे जीवन का सार पता है। क्लियर है? चलो भाई, धर्म के विरुद्ध, परंपरा के खिलाफ, अजी हमारे पुराने जमाने से चली आ रही है, हमारे पूर्व। अरे भाई, हो सकता है कि कुछ गलत परंपराओं का निर्वहन कर रहे हो,
क्या हमें उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्योंकि आज हम नहीं उठाएंगे तो ये परंपराएं ऐसे ही चलती रहेंगी, और ऐसी चलती रहेंगी तो कभी ना कभी किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आज और अभी आप क्यों नहीं उठा सकते? चलो भाई, एक मानव की भांति के लिए सत्य की खोज कर सके। जिंदगी का अर्थ क्या है? अपने लिए सत्य की खोज, और तभी संभव है जब स्वतंत्रता होगी, जब स्वतंत्रता पूर्वक आप सोच सकते हैं। ये तभी होगा जब आपके अंदर में सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान होगी। समाज में व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहता है, और साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना, अर्थात भय में जीना। भय से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को विद्रोह करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, अपनों से लड़ना पड़ता है ना, धर्म के ठेकेदारों से लड़ना पड़ता है, समाज में फैली कुरीतियों से जूझना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो विद्रोही बढ़ना पड़ता है। अतः जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। गलत के खिलाफ आवाज उठाना एक शिक्षित व्यक्ति का परम सिद्ध अधिकार है ना। जिसको जीवन का सार पता है वो इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। चलो आगे बढ़े, व्याख्या करें। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए, प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति, आराम के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। हर व्यक्ति किसी न किसी के विद्रोह में खड़ा है। हर व्यक्ति को नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, सम्मान चाहिए। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे भाई? प्रस्तुत पंक्तियों में जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित संभाषण शिक्षा से ली गई है, और इसमें संभाषण कहना चाहते हैं कि भैया कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं कि भैया कि इसमें हमने ऐसे समाज का निर्माण कर रखा है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के विरोध में खड़ा है। चूँकि यह व्यवस्था इतनी जटिल है कि यह शोषक और शोषित वर्ग में बट गया है। ये बहुत पहले से चली आ रही है। मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक दूसरे पर वर्चस्व के लिए आपस में होड़ हो रही है, हाँ जी बिल्कुल हो रही है। ये पूरा विश्व ही अंतहीन युद्धों में जकड़ा हुआ है, जिसका कोई अंत नहीं। लड़ लड़ के आपस में मर जाएंगे, लेकिन इसका कोई अंत नहीं। इसके मार्गदर्शक राजनीतिज्ञ बने हैं तो सतत शक्ति की खोज में लगे हैं। ये दुनिया वकीलों, सिपाहियों, सैनिकों की दुनिया है, एवं महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़े जा रहे हैं। इसे पाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं। और दूसरी ओर अपने अपने अनुयायियों के साथ सन्यासी धर्मगुरु हैं जो इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में शक्ति और प्रतिष्ठा की चाह कर रहे हैं। यह विश्व ही पूरा पागल है, पूर्णतया भ्रांत, ऐसा लेखक मानते हैं। क्लियर है? यहाँ एक और साम्यवादी पूंजीपति से लड़ रहा है तो दूसरी ओर समाजवादी दोनों का प्रतिरोध कर रहा है। और इसीलिए संभाषक कहता है कि भैया यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा हुआ है। उसकी नज़र में क्या है? यहाँ सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, प्रतिरोध में खड़े हुए हैं, है ना, कंपटीशन में खड़े हुए हैं। किसी सुरक्षित स्थान में पहुंचने के लिए, प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति, आराम के लिए संघर्ष कर रहा है हर व्यक्ति। संपूर्ण विश्व की परस्पर विरोधी विश्वासों, विभिन्न वर्गों, जातियों, पृथक पृथक विरोधी और राष्ट्रीयताओं और हर प्रकार की मूर्खता और क्रूरता में छिन्न भिन्न होता जा रहा है ये विश्व। और हम उसी दुनिया में रह सकने के लिए शिक्षित किए जा रहे हैं, और हमें भी उसी दुनिया में रहना है। इसीलिए हमें शिक्षित बनाया जा रहा है, इसीलिए हमें शिक्षित किया जा रहा है। और इसीलिए संभाषक को दुख है कि व्यक्ति निर्भयतापूर्ण वातावरण के बदले सड़े हुए समाज में जीने को विवश है। अतः हमें अविलंब, यानी कि बिना किसी देर के अविलंब एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा, ताकि हम उसमें रहकर अपने लिए सत्य की अविलंब और स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा, ताकि हम उसमें रहकर अपने लिए सत्य की खोज कर सकें, मेधावी बन सकें, ताकि हम अपने अंदर सतत एक गहरी मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रह सकें कि भाई इस समाज से अगर लड़ना है तो विद्रोही बनना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? शिक्षा लेनी पड़ेगी। शिक्षित होना अति आवश्यक है। चलो, नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? तो आज संपूर्ण विश्व में महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा के कारण अराजकता फैली है। विश्व के सभी देश पतन की ओर अग्रसर हैं। आप देख रहे हो, लड़ाई छिड़ी है, 6-6 महीने हो गए, अभी तक लड़ाई बंद ही नहीं हुई है। तो ये अब धीरे धीरे क्या है, उनके संपर्क में और देश आएंगे। धीरे धीरे हम लोग विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर है? जो कि आज के सभ्य समाज में, है ना, समाज नहीं पूरी संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा है।
क्लियर है। और इसे रोकना मानव समाज के लिए अति चुनौती है, और इस चुनौती का प्रत्युत्तर पूर्णता से तभी दिया जा सकता है जब हम अभय हों, जब हम एक हिंदू या एक साम्यवादी या पूंजीवादी की भांति ना सोचें, अपितु एक समग्र मानव की भांति सोचें। हम लोग पहले मानव हैं। मानव के विकास के लिए मानव नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। ऊपर से हम ऐसे ही आए हैं। परमात्मा ने हमें, है ना, हमारे पर टैग नहीं लगाया कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो या फिर आप ईसाई हो। क्लियर है। उसकी नज़र में तो हम उसके बच्चे हैं, सब एक हैं। हमने यहाँ आकर हमने इन वर्गों में बांट दिया कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो। हम ही ने तो बांटा। क्लियर। और इस समस्या का हल खोजने का प्रयत्न करना चाहिए हमें, और इस समस्या का हल तब होगा तब तक नहीं होगा जब तक हम स्वयं संपूर्ण समाज के खिलाफ क्रांति नहीं करेंगे। विद्रोह कौन करेगा? शिक्षा लेनी पड़ेगी। शिक्षित व्यक्ति विद्रोह कर सकता है जिसके मन में कोई डर न हो। इस महत्वाकांक्षा के खिलाफ विद्रोह नहीं करते जिस पर संपूर्ण मानव समाज आधारित है, और जब हम स्वयं महत्वाकांक्षी न हों, परिग्रही न हों एवं अपनी ही सुरक्षा से न चिपकें, तभी हम इस चुनौती का प्रत्युत्तर दे सकेंगे, तभी हम नूतन विश्व का निर्माण कर सकेंगे। अगला क्या है? क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक क्रियाएं नहीं है। ये कैसे? क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, ये तीनों जो है पृथक पृथक क्रियाएं नहीं है। कैसे सिद्ध करोगे? हमें मानकर चलना चाहिए कि विश्व में पहले से ही अराजकता फैली हुई है, और इसीलिए हमारे समाज को अराजक स्थिति में निकालने के लिए समाज में क्रांति की आवश्यकता है। ये तो तय है। और तभी सुव्यवस्थित समाज का निर्माण कर सकेंगे हम लोग। और यदि हम सचमुच इसका क्षय देखते हैं तो हमारे लिए एक चुनौती है, इस ज्वलंत समस्या का हल खोजें। इस समस्या का जल्दी से जल्दी हमको निपटारा करना पड़ेगा, हल निकालना पड़ेगा। चुनौती का उत्तर हम किस प्रकार देते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस ज्वलंत समस्या की खोज में समाज के खिलाफ क्रांति करें, तभी इस चुनौती का प्रत्युत्तर दे सकेंगे। और इस दौरान हम जो भी करते हैं वो वास्तव में अपने पूरे जीवन में सीखते हैं। तब हमारे लिए न तो कोई गुरु रह जाता है, न कोई मार्गदर्शक रह जाता है। हर वस्तु हमें एक नई सीख देती है, और तब हमारा जीवन स्वयं गुरु हो जाता है। हम सीखते जाते हैं, और जिस किसी वस्तु में सीखने के क्रम में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, उसके संबंध में प्रेम से खोजते हैं, और उस समय हमारा संपूर्ण मन, संपूर्ण सत्ता उसी में रह जाती है। और ठीक उसी भांति जिस क्षण ये गहराई से महसूस कर लेते हैं कि यदि हम महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो क्या हमारा ह्रास नहीं होगा। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के क्रम में क्रांति, सीखना और प्रेम सब साथ साथ चलता है। क्लियर। हमें द्वंद्व भी करना है, हमें चेंजेस भी लानी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी, और हमें नित्य नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और प्रेम पूर्वक हम इसको निर्माण के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। हम कह सकते हैं कि प्रेम, क्रांति और सीखना ये पृथक क्रियाएं नहीं, तीनों एक ही सीक्वेंस में आगे चलती रहती हैं। चलिए, इसी के साथ प्रश्न और उत्तर समाप्त होते हैं, और इसी के साथ हमारा लेसन भी समाप्त हो गया भाई। और इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक हमें दो इजाज़त, और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।